हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझा था, कैसे हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के साथ हमने उसको देखा था, प्लस उसके साथ हमने कुछ एक्सेप्शंस जो थे उसके वो हमने पढ़े थे, जो कि उसके दो एक्सेप्शंस थे। अपीयरेंट, जिसको हम नाम मात्र अपवाद बोलते हैं, और दूसरा था रियल एक्सेप्शंस, जिसे हम वास्तविक अपवाद बोलते थे। इस वीडियो से हम इम्पॉर्टेंट ऑफ लॉ ऑफ मार्जिनल या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे कि जो लॉ है डिमिनिशिंग यूटिलिटी का, मार्जिनल यूटिलिटी का, वो उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं, क्या क्या महत्व है, वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो इसके जो इम्पोर्टेंस हैं वो भी दो इम्पोर्टेंस हैं, या उसके दो पार्ट में वो डिवाइडेड है। सबसे पहला वाला है थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस, जिसे हम सिद्धांतिक महत्व बोलते हैं हिंदी में, और दूसरा है प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस, जिसे हम व्यवहारिक महत्व बोलते हैं हिंदी में। तो सबसे पहला वाला है थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस, या जिसे हम सैद्धांतिक महत्व भी बोलते हैं। थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस में पहला है बेसिस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, मूल निर्धारण का आधार। तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, उससे हम एक कमोडिटी की प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं, या उसके मदद से हम एक कमोडिटी की, एक वस्तु की प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। यह नियम वस्तुओं के मूल्य निर्धारित में सहायक होते हैं। मतलब ये जो लॉ है उससे हम क्या कर सकते हैं, एक कमोडिटी जो होती है, कुछ वस्तु जो होती है, उसकी कीमत को डिसाइड करने में ये लॉ हमारी बहुत मदद करता है। क्योंकि एक कंज्यूमर उतना ही पे करेगा कमोडिटी के लिए जितना उस कमोडिटी से उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मतलब अगर एक कोई कमोडिटी है, अगर वो कंज्यूमर उस वस्तु को कंज्यूम कर रहा है, उसका उपयोग कर रहा है, तो उपयोग करने के टाइम पे उसको जितनी यूटिलिटी होगी उसी अकॉर्डिंग वो उसका पेमेंट करेगा। अगर उसका पेमेंट ज़्यादा है या प्राइस ज़्यादा है तो वो उसको स्किप करके दूसरी चीज़ को खरीदेगा, जिससे उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिलेगी। तो इसलिए ये लॉ जो है एक कमोडिटी को की प्राइस डिटरमाइन करने में भी मदद करता है, या कीमत निर्धारित करने में भी मदद करता है। इसके साथ ही ये जो लॉ है या ये जो नियम है, वो एक रीज़न को भी एक्सप्लेन करता है कि क्यों प्राइस हमारी जो डिक्रीज़ होती है। अगर हमारी उस कमोडिटी का सप्लाई जो है वो बढ़ रहा है, तो प्राइस जो होती है उस कमोडिटी की वो डिक्रीज़ होगी, और अगर सप्लाई जो है वो कम होती है कमोडिटी की, तो प्राइस उस कमोडिटी की क्या होगी, बढ़ेगी। अगर एक कोई सा कमोडिटी है, कोई वस्तु है जिसकी सप्लाई जो है मार्केट में वो ज़्यादा है, तो उसकी प्राइस उस वस्तु की कम होगी। लेकिन अगर उस कमोडिटी की सप्लाई कम है, तो उस टाइम पे उस वस्तु की जो कीमत होगी, प्राइस होगी, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये एक्सप्लेनेशन भी हम इस लॉ से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला वाला थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस क्या था, बेसिस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। इस लॉ से, इस नियम से हम एक कमोडिटी की प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं, प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर उतना ही पे करेगा जितना उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो उसी अकॉर्डिंग हम अपनी कमोडिटी की प्राइस जो है डिसाइड कर सकते हैं, या कीमत जो है उसको निर्धारित कर सकते हैं। सेकेंड वाला है जो कि है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के आधार। तो इस लॉ से हमें ये पता लग सकता है कि अगर एक वस्तु की जो यूटिलिटी है या उपयोगिता जो है, अगर वो ज़्यादा है, तो उसकी डिमांड भी क्या होगी, उस वस्तु की ज़्यादा होगी, और इसी के वजह से उस वस्तु की जो प्राइस होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हाई मार्केट प्राइस होगा, और प्रोड्यूसर जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसको इन रिटर्न ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, उससे हम ये पता कर सकते हैं कि अगर एक कमोडिटी की यूटिलिटी ज़्यादा है, तो उस कमोडिटी की डिमांड भी मार्केट में क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर जो है उस प्रोडक्ट की या उस वस्तु की प्राइस जो है वो बढ़ा सकता है और ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकता है। थर्ड है बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत का आधार। इस लॉ में हम कंज्यूमर के सरप्लस के बारे में भी हम जान सकते हैं, और कैसे कंज्यूमर अपनी सेविंग कर सकता है, बचत कर सकता है, उसके बारे में भी हम इसके अंदर जान सकते हैं।
जैसे कि कंज्यूमर या उपभोक्ता को पता है कि अगर वो एक ही कमोडिटी की ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट परचेज़ करते जाएगा, तो उस टाइम पे उस कमोडिटी से उसे सैटिस्फैक्शन जो है वो ज़्यादा नहीं मिलेगी, वो कम होती जाएगी। तो इसलिए वो ज़्यादा यूनिट ना खरीद के उस कमोडिटी का वो दूसरा यूनिट या दूसरी कमोडिटी को प्रेफ़र करेगा खरीदने में या परचेज़ करने में। तो इसीलिए ये लॉ जो है वो गाइड करता है कंज्यूमर को या उपभोक्ता को कि कैसे वो अपनी सेविंग्स कर सकता है और कैसे अपनी इनकम को स्पेंड कर सकता है अच्छी तरीके से। क्योंकि अगर एक कंज्यूमर की बात करूँ तो कंज्यूमर एक ही चीज़ को बार-बार चीज़ें को कंज़्यूम नहीं करना चाहेगा, क्योंकि हर चीज़ में उसको सैटिस्फैक्शन का जो होगा गिरावट आएगी। क्योंकि अगर हम एक ही चीज़ कंज़्यूम करते हैं तो हमें हर बार सेम चीज़ कंज़्यूम करने में सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता और उसमें हमारा पैसा भी वेस्ट होता है। तो इसलिए कंज्यूमर क्या कर सकता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये जान सकता है कि एक कमोडिटी में मुझे कितना सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। अगर वो कंज्यूम करने के बाद कुछ और चीज़ों का उनको कंजम्पशन करना है तो वो कुछ और चीज़ खरीद सकता है और उससे सैटिस्फैक्शन पा सकता है, जिसके कारण वो अपनी सेविंग भी कर सकता है और अपनी जो स्पेंडिंग होती है पैसों की, जो वो या पैसे लगा रहा है, जो स्पेंड कर रहा है, उसको भी वो अच्छी तरीके से अच्छी जगह पे स्पेंड कर सकता है। सेकेंड है प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस, या जिसे हम बोलते हैं हिंदी में व्यवहारिक महत्व। तो प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस में पहला वाला इम्पॉर्टेंस है जो कि है बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का आधार। क्योंकि इस लॉ से हमें पता चलता है कि अगर कंज्यूमर एक ही कमोडिटी को बार बार कंज्यूम करते जा रहा है तो उस टाइम पे उसकी जो संतुष्टि लेवल है या सेटिस्फैक्शन जो है वो गिरती है, गिरावट होती है। तो इस लॉ के मदद से प्रोड्यूसर को हमेशा ये मालूम होता है कि जो एक कंज्यूमर है उसको हमेशा नई चीज़ें चाहिए रहती है, न्यू प्रोडक्ट्स चाहिए रहते हैं। वो हमेशा नए चीज़ों में इंटरेस्टेड रहता है और सेम कमोडिटी को परचेस करने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता बार बार। तो इस लॉ से जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, उनको नई-नई चीज़ों का प्रोडक्शन करने में सहायता होती है, क्योंकि उनको मालूम होता है कि कंज्यूमर जो है वो नए चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, तो इसीलिए वो नए चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं। और इसी लॉ से जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको मदद मिल जाती है ये जानने में कि कौन सी चीज़ अभी ज़्यादा डिमांड में है, कौन सी चीज़ कंज्यूमर को ज़्यादा पसंद है और कौन सी चीज़ ऐसी है या कौन सी कमोडिटी ऐसी है जो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी कंज्यूमर को दे रही है। तो इसी अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर जो है वो चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये लॉ जो है बेसिस ऑफ प्रोडक्शन में भी काम करती है, क्योंकि प्रोड्यूसर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि कंज्यूमर जो है वो हमेशा नए चीज़ों के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, जिसके वजह से प्रोड्यूसर ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ कंज्यूमर को ज़्यादा पसंद है, कौन सी चीज़ ज़्यादा यूटिलिटी दे रही है और कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा डिमांड में है अभी। उसी अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर जो है अपना प्रोडक्शन करते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं उसी अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्स सिस्टम, आधुनिक कर प्रणाली का आधार। ये लॉ जो है वो गवर्नमेंट को टैक्सेशन के लिए भी मदद करती है। ये एक तरीके से गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने में भी मदद करती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करती है रिच पीपल से। और क्यों रिच पीपल से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करती है? क्योंकि उनके लिए पैसे जो होते हैं उसकी यूटिलिटी जो होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू पुअर पीपल, क्योंकि पुअर पीपल की जो है इनकम भी कम होती है और उनके लिए मनी का इम्पोर्टेंस और जो यूटिलिटी है वो ज़्यादा होती है, इसलिए वो टैक्स पे नहीं करते हैं। तो ये लॉ से सरकार को भी बहुत मदद होती है, क्योंकि वो टैक्सेशन कैसे लगा सकते हैं, किससे कितना टैक्सेशन लेना है, रिचर पीपल से, पुअर पीपल से, उस अकॉर्डिंग वो टैक्सेशन लेते हैं। तो सरकार द्वारा कर लगाने का आधार यही नियम है। सरकार धनी लोगों पर अधिक कर लगाती है, मतलब जो रिचर पीपल है उन पे ज़्यादा टैक्स लगाती है, क्योंकि उनके लिए धन की यूटिलिटी कम होती है। जो रिचर पीपल होते हैं, जो धनी पीपल होते हैं, जो धनी लोग हैं, उन लोगों के लिए धन की या पैसों की जो यूटिलिटी है वो कम होती है। इसी प्रकार यह नियम समाजवादी का भी आधार होता है और इसी प्रकार से ये लॉ जो है वो एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी का भी आधार या बेसिस होता है। थर्ड है बेसिस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, धन एवं आय के पूर्ण वितरण का आधार। Socialism says that wealth should transfer from rich person to poor in society because poor have higher utility for money.
समाजवाद का सिद्धांत है कि धनिक वर्ग के धन का हस्तांतरण होना चाहिए, क्योंकि निर्धन वर्ग के लिए धन की उपयोगिता ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि जो सोशलिज्म है या समाजवाद का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो रिचर पीपल है उनकी जो वेल्थ होती है, धन जो होती है सोसाइटी में, वो ट्रांसफ़र होना चाहिए गरीब वर्ग के लोगों के पास या गरीब वर्ग के लोगों के लिए, क्योंकि जो मनी की यूटिलिटी है, जो पैसों की उपयोगिता है, वो ज़्यादा किसके लिए है या किसको ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की? पुअर पीपल को ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए जो वेल्थ है वो कहाँ ट्रांसफ़र होनी चाहिए? पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ट्रांसफ़र होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के लिए धन का या पैसों का यूटिलिटी उन लोगों के लिए ज़्यादा होती है या धन की उपयोगिता पुअर पीपल के लिए ज़्यादा होती है। ये लॉ से हमें ये पता चलता है या ये लॉ ये कहता है कि वेल्थ जो है, जो पैसा है, जो धन है, वो ज़्यादा किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? पुअर पीपल के लिए इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू रिचर पीपल। अगर ये धन जो है रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसके वजह से हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसका उद्धार होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर हो पाएगा। तो ये लॉ से हम ये जान सकते हैं कि अगर इनकम या वेल्थ जो है वो अच्छी तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट होगी तो उस टाइम पे जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको काफ़ी सहायता मिलेगी और इसी के वजह से हमारी जो सोसाइटी है उसमें सोशल वेलफेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। क्यों ये होना चाहिए और ये लॉ कैसे एक्सप्लेन करता है? जैसे कि हमने इस लॉ में बात करी थी कि अगर एक इंसान एक जैसी चीज़ों का कंजम्पशन करते जा रहा है तो उस टाइम पे उसकी यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन में गिरावट आती है। लेकिन अगर हम बात करें पैसों की, तो पैसे जो होते हैं अगर हमारे पास ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें को कंज़्यूम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम परचेज़ कर सकते हैं और हमारी सैटिस्फैक्शन को पूरा कर सकते हैं। तो जो रिचर पीपल होते हैं, धनी लोग होते हैं, उनको पैसों की यूटिलिटी या पैसों की उपयोगिता कम होती है उनके लिए। लेकिन अगर हम बात करें गरीब वर्ग के लोगों की तो उनमें पैसों की यूटिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको हर चीज़ खरीदने में पहले सोचना पड़ता है। अगर उनको किसी चीज़ का सैटिस्फैक्शन चाहिए, किसी चीज़ को उपयोग में करना है, कुछ चीज़ परचेज़ करना है तो उनको अपने रिसोर्सेज़ को देखना पड़ेगा और उसी रिसोर्सेज़ से वो अपनी चीज़ों को खरीदते हैं और अपने आप को सैटिस्फाइड करते हैं। तो इसलिए अगर वेल्थ या इनकम को हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें तो उस टाइम पे गरीब वर्ग के लोगों के लिए ज़्यादा मदद होगी और हमारी जो सोशल वेलफेयर है या सामाजिक कल्याण है, आर्थिक कल्याण है, उसी में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट है गिव डिफरेंस बिटवीन एक्सचेंज रिलेटेड प्राइस, यूटिलिटी रिलेटेड प्राइस। विनिमय संबंधित मूल्य और उपयोगिता संबंधित मूल्य का अंतर बताना। इसका मतलब ये है, ये लॉ से हमें ये पता चलता है कि जो चीज़ हमारे पास बहुत सारी है, मतलब बहुत ज़्यादा कीमत में है, कीमत मतलब बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो उस टाइम उसकी कोई भी एक्सचेंज वैल्यू नहीं होती है और मार्जिनल यूटिलिटी भी उस चीज़ की कम होती है। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं तो सनलाइट, वाटर, सॉइल, एयर, इन सब की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है और ये चीज़ हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है। ये बहुत क्वांटिटी में है, प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी में है और ये हमें पैसे इसमें नहीं लग रहे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उस टाइम पे उसकी जो यूटिलिटी होगी, उसकी जो वैल्यू होगी, जो उसकी सेटिस्फैक्शन होगी, वो क्या होगी? वो कम होगी। तो ये लॉ से हमें पता चलता है कि जो चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो उस टाइम पे जो एक्सचेंज वैल्यू होगी उस कमोडिटी की और मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी उस कमोडिटी की, वो कैसी होगी? ज़ीरो होगी या निल होगी। जैसे कि हमारे पास सनलाइट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, सूर्य की किरणों के लिए हम पैसे नहीं देते। तो ऐसी चीज़ों के लिए यूटिलिटी जो होती है वो क्या होती है? ज़ीरो होती है या उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट है गाइड्स फॉर प्रॉपर एक्सपेंसेस।
उचित व्यय हेतु मार्गदर्शन। तो ये लॉ बताता है या ये लॉ जो है एक उपभोक्ता को या कंज्यूमर को गाइड करता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे एक चीज़ पे नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि हमें हमारे पैसों को प्रॉपरली स्पेंड करना चाहिए, हमारे खर्चों को देखना चाहिए पहले, और उसके बाद हमें और जो चीज़ हमें ज़्यादा यूटिलिटी दे रही है या ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है, हमें उस पे अपना ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। तो ये लॉ से हमें एक तरीके से ये पता चलता है कि कंज्यूमर जो है या उपभोक्ता जो है उसे एक ही अपना पूरा पैसा जो है एक कमोडिटी पे नहीं खर्च करना चाहिए, बल्कि उसे अपने पैसों को प्रॉपरली स्पेंड करना चाहिए, प्रॉपरली मैनेज करके ही चीज़ों को खरीदना चाहिए। तो ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स थे, दो पार्ट में डिवाइडेड। सबसे पहला थ्योरेटिकल और दूसरा वाला था प्रैक्टिकल।